नमस्कार। बलराम संदेश की 28वीं इस विशेष वेबिनार जो आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे आयोजित की जा रही है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो किसी वेबिनार की तरह से सिर्फ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे नहीं रहेगा, ये आपको सजीव प्रसारण किया जाएगा। और यह विषय है अलसी अनुसंधान विकास, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण के बारे में। तो इन सभी की शुरुआत के पहले हम अपना एक परिचय बता दें। बलराम संदेश एक ऐसी संस्था है जो विशेष डिजिटल माध्यमों के तहत आपके सारे भारतीय किसानों तक पहुंच रही है। ये आप फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप से किसानों को हर समय पर आने वाली जो भी कृषि विशेष परेशानियां और उनसे जो सुझाव हैं अवगत कराती है। तो इस कोविड सिचुएशन के दौर में हमने पिछली करीब 27 जो समय समय पर विशेष विशेषज्ञों द्वारा प्रसारण किया गया, उसके तहत ये कोशिश की गई कि समय विशेष पे जो भी फसलें हों या जो भी नई कृषि से संबंधित जानकारियां हैं वो किसानों को उनके घर पर उपलब्ध करा सकें। और यह सेवा काफी सारे किसानों और विषय विशेषज्ञों के द्वारा श्रमदान से निशुल्क सारे किसानों को उपलब्ध कराई जा रही। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हर रविवार संभवतः आपसे जुड़ें और नए विषयों पे आपको वैज्ञानिक रूप से और प्रैक्टिकल रूप से एक सुझाव दे सकें, जिससे कि भारतीय खेती की दशा सुधर सके। तो आज का जो वेबिनार है, ये विषय सिर्फ अलसी के 100 जर्मप्लाज्म को नहीं दिखाएगा। ये आपको जैव विविधता और कैसे किस्मों को सहेजा जाता है, कैसे एक किस्म से दूसरी किस्म बनाई जाती है, क्रॉसिंग वगैरह भी खेत पे दिखाई जाएगी। और भारत में 2600 जर्मप्लाज्म एक खेत पे लगे हुए हैं, उनका विशेष प्रसारण सीधा खेत से आज के हमारे मुख्य वक्ता और मेंटर डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी के माध्यम से होगा। आप वैज्ञानिक हैं और परियोजना प्रभारी हैं आईसीआर की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान जो परियोजना है वो सीड हब और नेटवर्क परियोजना विशेषकर अलसी पे है। और ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर में बहुत सुचारू रूप से आपके मार्गदर्शन में की जा रही है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सर से आवेदन करूंगा कि आप सर इस प्रसारण को दोबारा से शुरू कर सकें। तो शुरू किया जाए। हाँ जी सर। जी जी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में संचालित अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना के साथ साथ सीड हब बीज उत्पादन परियोजना, जिसमें हम प्रजनक विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रजनक बीज का निर्माण करते हैं, और इसके साथ साथ हाल ही में जो है हमें जो भारत सरकार के द्वारा जो है अलसी में नेटवर्क प्रोजेक्ट की प्राप्ति हुई है, जिसके अंतर्गत हम नवीन प्रजातियों के सृजन हेतु सभी आवश्यक जर्मप्लाज्म जो भी हैं उनका जो है इवैल्यूएशन कर रहे हैं प्रथम चरण में, और उसके बाद हम इस पे जो है आगे जो है नई प्रजातियों के विकास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बीज उत्पादन, एक्चुअली आज विश्व जो है विज्ञान दिवस है, इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन सभी हमारे किसानों को, हमारे विद्वानों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने जनन द्रव्य संरक्षण एवं संवर्धन में महती भूमिका अदा की है, चाहे वो हमारे पद्मश्री बाबूलाल दाहिया हो, चाहे वो बारचे जी हो, चाहे वो सैनी जी हो, साथ ही साथ जो है देश के अन्य आदरणीय आर्य रिछारिया साहब हो, जिनके कारण हमारा जो है नवीन प्रजातियों के विकास का कार्यक्रम सतत रूप से जो है देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से संचालित होता रहा है। और
जो है प्रजातियों के विकास के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो सबसे पहली आवश्यकता है, वो है जनन द्रव्य। यदि हमारे पास जर्म प्लाज्म नहीं है, जनन द्रव्य होता क्या है, इस पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है आज के, क्योंकि हमारे जो साथी किसान हैं, साथी हैं, उसमें से छात्र भी हैं, साथ ही साथ हमारे जो है प्रबुद्ध किसान भी हैं, जो कि वरिष्ठ भी हैं, और उनके लिए यह जानना आवश्यक है, मैं मानता हूं, कि होता कैसे है प्रजातियों का विकास और प्रजातियों का सृजन। अब अभी हम खड़े हैं नई प्रजाति जो वर्ष 2016 में जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है विकसित की गई है, JLS66 की खासियत है कि अधिक तेल के साथ साथ इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, जिसके कारण इसकी औद्योगिक मांग है, जिसका उपयोग जो है कैप्सूल के निर्माण में, तेल के में, ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ बहुत सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बनाए जाते हैं, और उन मूल्य संवर्धित उत्पादों के माध्यम से किसान भाई जो है अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इन प्रजातियों से अधिक उत्पादन प्राप्त करके शुद्ध आय को बढ़ाया जा सकता है। तो अब आगे चलते हैं हम और चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे ये काम संचालित होता है। एक्चुअली आज विश्व विज्ञान दिवस पे हमारी टीम बलराम के विषय में ये विचार आया कि हम जो है अनुसंधान करते हैं, लेकिन अनुसंधान की बातें किसानों तक, आम किसानों तक हमारे नहीं पहुंच रही हैं, हमारे छात्रों तक नहीं पहुंच रही हैं। छात्रों तक पहुंचाना आम बहुत आवश्यक है कि वो भी जाने, साथ ही साथ हमारे किसान भी भाई भी जाने कि नवीन प्रजातियां को संरक्षण एवं जो नवीन प्रजातियों का सृजन कितना आवश्यक है लगातार। साथ ही साथ जो हमारी विलुप्त होती प्रजातियां हैं, जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं, जो कि आज जनन द्रव्य में के रूप में हमें काम नई प्रजातियों के विकास में सहायता कर रही हैं, तो उन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन कैसे किया जाए कि भविष्य में हम अपने जो है नई प्रजातियों के विकास के कार्यक्रम में उनका सबका उपयोग कर सकें। तो इस सब को लेके हम टीम बलराम के सहयोग से आज का वेबिनार आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो है आवश्यकता जो है जनन द्रव्य संग्रहण एवं संवर्धन की आवश्यकता के साथ नई प्रजातियों का विकास कैसे होता है, साथ ही साथ कौन कौन सी तकनीकी के माध्यम से हम जो है इवेल्युएशन और क्रॉसिंग करते हैं, और इसके अलावा जो है उसका बीज उत्पादन कैसे होगा। और बीज उत्पादन, हम खड़े हैं JLS66 के दूसरे खेत में, जहां तक जो है हमारे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की समुचित व्यवस्था, उपलब्धता जो भी है हमारे प्राकृतिक संसाधनों की, उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए, और समुचित उपयोग करके हम अपनी जो है खेती को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो सामने का खेत है, ये लगभग 2 हेक्टेयर का खेत है, जिसमें हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले रहे हैं, और प्रजाति वही है JLS66। इसमें केवल एक पानी के माध्यम से केवल एक पानी दिया गया है, और 20 नवंबर को इसकी बुआई की गई है। 20 नवंबर को बुआई करके, सूखे में बुआई करके, और फिर इसमें एक पानी सूखे में बुआई करके और अंकुरण के लिए एक पानी दिया गया, और उसके बाद एक पानी और उपलब्ध कराया गया। तो क्योंकि सूखे में बुआई हुई है, इसलिए उस पानी, जो पहला पानी है, उसकी गिनती नहीं की जाती है तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक के रूप से। तो एक पानी की दशा में है ये फसल, और इसमें कुल्फे का प्रयोग करके हमने जो है नमी के संरक्षण के प्रयास किए हैं। साथ ही साथ जो खरपतवार हैं हमारे है मैनेजमेंट किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि काफी अच्छी फसल है। साथ ही साथ खरपतवारों की जो है कमी है। इसके साथ इसमें कुल्फा चलाने से, जो साइकिल नुमा यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम खरपतवारों को जो है
जमीन में मिला देते हैं उनकी खुदाई करके। तो ये साइकिल चला के कतार में बोई गई है और साइकिल चला के हमने इसको जो है काफी जो है खरपतवारों की जो अधिकता है उसको कम किया है। ये हमारा, अब हम आते हैं कि हमारी नई प्रजातियों का विकास कैसे किया जाता है। तो फ्रंट पहली कतार में हमने देश की उन सभी उन्नत प्रजातियों को लगाया हुआ है जो किसानों के प्रदर्शन के लिए हैं, कि किसान भाई हमारे जाने और समझें तो कि कौन सी प्रजातियां हैं और उनका क्या औद्योगिक महत्व हो सकता है। तो उन सभी बिंदुओं पे साथ ही साथ फिर बीज उत्पादन के विभिन्न प्रकार से बीज उत्पादन कैसे किया जा सकता है, किया जाता है, और नाभिकीय बीज उत्पादन कैसे किया जाता है, फर्स्ट श्रेणी का बीज उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन का प्लॉट है। साथ ही साथ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्योंकि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के माध्यम से ही विभिन्न फसलों की नवीन प्रजातियों का विकास होता है, तो उसको भी हमने समझाने की कोशिश करेंगे किसानों से। तो इस तरीके से बीज उत्पादन का होता है। अगर आप देखें तो चारों तरफ से गेहूं लगाया गया है और उसके अंदर जो है अलसी लगाई गई है। ये हमारा न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन का प्लॉट है, और जिसमें जो हम इसका न्यूक्लियस बीज बना रहे हैं, नाभिकीय बीज बना रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा खेत है, इस पे जो है अन्य तरह की भी अलसी लगी हुई है, हमारी जो है बीज उत्पादन वाली अलसी के साथ में। तो इसको चारों तरफ से हमने इससे ऊंची जो फसल है उसके माध्यम से घेर दिया है कि इनके, क्योंकि इसमें परागण जो है मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ये हमारी JLS 66 है जिसका नाभिकीय बीज उत्पादन कार्यक्रम है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा जो है डब्बे डब्बे में बनाया हुआ है, और इस डब्बे डब्बे के माध्यम से जो है हम इसकी जो है मेंटेनेंस ब्रीडिंग करते हैं या नाभिकीय बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं। अब इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वीडिसाइड की टेस्टिंग का भी कुछ ट्रायल्स लगाए गए हैं। कुछ हमारी ऐसी उन्नत प्रजातियां हैं जो कि किसानों के लिए, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, पिंक कलर का फूल है, गुलाबी रंग का फूल है और काफी अच्छा है। तो कुछ नई ऐसी प्रजातियां जो लीग से हटके हैं, जैसा आप लोगों ने नहीं देखा है अब तक। साथ ही साथ ये बड़े फूल की अलसी है, ये पर्पल और बड़ा फूल जो है, और आप देख पा रहे हैं कि इसका लोड बहुत ज्यादा है। कैप्सूल लोड के कारण जो है, क्योंकि नमी नहीं है खेत में, आप देख पा रहे हो कि खेत में नमी नहीं है, लेकिन कैप्सूल का लोड इतना ज्यादा है जिसके कारण जो है उसका तना जो है, पौधे का तना जो है उसका लोड नहीं ले पा रहा है। काफी सुंदर दिखती है ये अलसी, बड़ा फूल है, और बड़े फूल के कारण जो है हम उम्मीद करते हैं कि इसमें तेलांश की मात्रा भी अच्छी होगी, ज्यादा होगी अन्य फसलों की तुलना में। तो ये हमारा जो है स्टेशन वेराइटल ट्रायल है, और स्टेशन वेराइटल ट्रायल में आने वाले समय के लिए जो है नवीन प्रजातियों की अलसी का यहाँ जो है इवेल्युएशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि अगला जो है ये डबल पर्पज अलसी का है। डबल पर्पज अलसी से तात्पर्य ये है कि हम अलसी के बीज के साथ साथ उसके रेशे का भी समुचित उपयोग कर सके। तो क्योंकि इसके तने से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि अलसी का जो है डबल पर्पज जो हमारी अलसी है वो लगभग 1 मीटर की से ऊपर की ऊंचाई होती है, और सामान्य रूप से इस तरीके की अलसी डबल पर्पज में अभी भी नहीं है, जिसमें अच्छा उत्पादन, अच्छे बीज का उत्पादन के साथ साथ जो है उससे रेशे के भी प्राप्त की जा सके। तो ये हमारी डबल पर्पज की अलसी है, और इसमें हम जो है जब ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में हो जाएगी, जब पूरी फसल और उसके कैप्सूल जो है पूरे हो जाएंगे, पूरे पीले पड़ जाएंगे, तो हम यहाँ से इसके मुख्य जो शाखाएं हैं यहाँ से इसकी अलग कटाई कर देंगे, और इतने पोर्शन को कटाई जो है अलग करके इसके गट्ठर को बांध देते हैं, और फिर इससे रेशा निकालने की, जैसे सन से रेशे निकालते हैं उसको गला के, वैसा ही हम इससे रेशे निकालने की जो है प्रयास करेंगे। और इसके रेशे का उपयोग क्योंकि पैराशूट के निर्माण में होता है, साथ ही साथ इसके जो है हेलीकॉप्टर के ग्लास बनाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक पौधे से को आप जो है उसको तोड़ नहीं सकते हैं, इतना तना इसका मजबूत होता है, इतना रेशा मजबूत होता है। तो इससे उत्तम क्वालिटी के जो है रेशे का निर्माण होता है, जो कि प्राकृतिक फाइबर है। अब आप देख पा रहे हो कि छोटे तरह की अलसी हमारे उस पे उन क्षेत्रों के लिए जहां पे रेसिडुअल मॉइस्चर कम है, जहां पे जो है किसान के पास जो है रबी में सिंचाई की उपलब्धता कम है और उसके पास पानी की व्यवस्था कम है, तो ये छोटे संरचना की अलसी है, जिसके माध्यम से जो है एक ही सिंचाई में किसान जो है रेसिडुअल मॉइस्चर में जो अपनी फसल काटने के बाद, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे वो धान है, और इसके बाद जो है उस ऐसी छोटे ऊंचाई की अलसी का जो है ले सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा इवेल्युएशन कार्यक्रम है। ये हमारा जो है विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा देश के 24 से ज्यादा विभिन्न केंद्रों पे अलसी के विकास का कार्यक्रम किया जाता है। उसमें से कुछ सेंटर हमारे वॉलेंट्री सेंटर हैं और कुछ 14 हमारे जो है मुख्य सेंटर हैं। तो मुख्य केंद्रों के माध्यम से भी अलसी के विकास का कार्यक्रम किया जाता है। तो उसमें से सभी वैज्ञानिक अपनी प्रजातियों का विकास करते हैं और विकास करने के बाद जो है जब वो प्रजाति जो है फिक्स हो जाती है, जब उस प्रजाति में कोई जो है विविधता नहीं देखी जाती और वो पूरी तरह से 7 से 8 साल बाद जो है फिक्स हो जाती है, तो उन इंट्रियों को, उन जो नवीन विकसित जो प्रजातियां हैं उनको जो है राष्ट्रीय स्तर पे इवैल्यूएशन के लिए, राष्ट्रीय स्तर पे मूल्यांकन के लिए कि क्या ये प्रजाति सक्षम है किसानों के यहाँ बेहतर उत्पादन देने के लिए, उसमें जो है राष्ट्रीय लेवल पे ही जो है मूल्यांकन का एक पद्धति है। और फिर इन प्रजातियों का सभी वैज्ञानिक लोग जो है अपना भेजते हैं और फिर इनका जो है सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम के माध्यम से जो है इनका जो है इवैल्यूएशन करके, ये सभी कोडेड हैं, तो कोई भी किसी की अन्य की प्रजातियों को नहीं पहचान सकता है। तो इन सभी चीजों की चर्चा करते हुए ये सब इवैल्यूएशन का है। ये हमारा अपना क्रॉसिंग ब्लॉक होता है जिसमें हम की नई प्रजातियों का सृजन कैसे करते हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा क्रॉसिंग ब्लॉक है जिसमें जो है ये दूसरी प्लांटिंग है, दूसरे विभिन्न जो है तारीखों में हम इसकी प्लांटिंग करते हैं जिससे हमको फूल और बड आसानी से मिलते रहें और जिसके माध्यम से ये हमारी विभिन्न प्रजातियां हैं या देश की विभिन्न प्रजातियां हैं जिनको जनन द्रव्य के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं नई प्रजातियों के विकास में, इसलिए इनका संग्रहण एवं संवर्धन हमेशा आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है इरिगेटेड का था। अब हम रेनफेड की बात करते हैं जिसमें हम केवल एक पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं किसी भी उसके। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को भी किया जाता है। और ये देख रहे होंगे आपकी रेनफेड की जो हमारी अलसी है वो पक के खड़ी हो गई है, पक के तैयार है। अब हम अगले 10 दिनों में इस कटाई शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वो अलसी की प्रजातियां, रेनफेड की वो अलसी जिसमें जो है एक पानी दिया जाता है और जो है एक पानी में अच्छा उत्पादन कर सकती हैं, तो उनकी यहाँ टेस्टिंग की जा रही है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और कुछ ऐसी प्रजातियां भी मिलेंगी। जैसे ये प्रजाति है, इसमें जो है बिल्ट की बीमारी के कारण जो है बिल्कुल भी एक भी पौधा सरवाइव नहीं किया। तो इन्हीं सब चीजों की जो है बृहद पैमाने पे टेस्टिंग की जाती है, बृहद पैमाने पे टेस्टिंग की जाती है और फिर उसका मूल्यांकन करके, जैसे ये एक नवीन सृजन है और इसको जो है इस साल हमने कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में जो है डाला है। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से पक गई है। अब इसकी कटाई हो सकती है अगले 2-3-4 दिन में इसकी कटाई की जा सकती है
और पूरी तरह पक के तैयार है जो है। तो ऐसी प्रजातियां वहां उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएंगी जहां पे अलसी उगाने के लिए भी पानी नहीं है। तो जो है हमारा अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान समन्वित अलसी अनुसंधान जो है इन सब चीजों पे फोकस करके हमारे किसानों की आवश्यकता क्या है उनको चिन्हित करके हम नवीन प्रजातियों के विकास का जो है स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किसानों की आवश्यकता को पहचान के इस तरीके के कार्य जो है संचालित करते हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताएं, फिर हम आगे कुछ बात और करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप सुझाव दें, पूछें। मैं आपका माइक जो है ऑन किया जा रहा है और आप आपके सवाल जो है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आप आपका परिचय देते हुए जहां भी आपके प्रश्न हो ये चर्चा आप जारी कर सकते हैं। और ये आपका माइक ऑन कर दिया गया है, आप लोगों को परमिशन दी जा रही है। प्लीज आपके जो भी सुझाव हो या सवाल हो आप अलसी से संबंधित कर सकते हैं जी। सर अश्विनी सिंह चौहान, एक मेरा प्रश्न था। जी नमस्ते भैया। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न था कि इस पे खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? खरपतवार के नियंत्रण की सबसे अच्छी जो है जो विधि है वो हमारी यांत्रिक विधि है, जिसके माध्यम से जो है कुल्फा और इन सब चीजों के माध्यम से हम नियंत्रण कर सकें। जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल आज प्रचलन में हैं, और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल और क्लोडिनाफॉप, यदि सकरी पत्ती ये समस्या हो खेत में तो क्लोडिनाफॉप का भी प्रयोग किया जा सकता है। नहीं तो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल जो है, जो गेहूं का खरपतवार नाशी है, वो अलसी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बशर्ते इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका जो कंसंट्रेशन है 6 ग्राम की जो डोज आती है एक एकड़ की, उसको 1 हेक्टेयर की जो 6 ग्राम की डोज है उसको हम जो है लगभग 3 एकड़ में डालें। इसका मतलब ये है कि उसका कंसंट्रेशन को हम कम कर दें, तो जिससे जो है उस पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना हो। तो ये मेटसल्फ्यूरान मिथाइल और क्लोडिनाफॉप बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अनुसंधान के माध्यम से साथ ही साथ किसानों के खेतों में किए गए प्रयोगों के माध्यम से विगत वर्ष 18-19 में हमारे जो किसान हैं आदरणीय दिनेश माहेश्वरी जी, उन्होंने 150 एकड़ में होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी में अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया था, सीड हब का। और वहां पे जो टोटल प्रयोग किए गए किसान के ही माध्यम से, उसमें जो है क्लोडिनाफॉप और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल का ही प्रयोग किया गया था एज ए पोस्ट इमरजेंस बोनी के जो है 18 से 25 दिनों के अंदर में, और बहुत ही अच्छे उसके सुखद परिणाम रहे। साथ ही साथ जो फसल की वृद्धि है वो भी प्रभावित नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है जो प्रयोग किए गए हैं उनका मैंने आपको जो है जानकारी बताई। जी सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न जो आप जानना चाहते हो? ये हमारी जो है नवीन प्रजाति है जो इस साल जो है एडवांस स्टेज टेस्टिंग में है, और इसका ये बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, क्योंकि कोई भी नई प्रजाति अस्तित्व में जब आती है ये 3 साल के इवेल्युएशन के बाद, 3 साल के मूल्यांकन के बाद सतत रूप से यदि कोई प्रजाति अच्छा अपना उत्पादन दे रही है, साथ ही साथ कीट व्याधि और बीमारियों के प्रति जो है प्रतिरोधी क्षमता दिखाती है, तो उन प्रजातियों का प्रमोशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल ये प्रजाति अस्तित्व में आएगी और किसानों को उपलब्ध हो जाएगी। तो ये रेनफेड सिस्टम में है, अगर आप देख पा रहे हो तो पानी की दशा आपको बड़े बड़े क्रेक दिखाई दे रहे हैं,
इसका मतलब है कि ये टोटल रेनफेड पे ही लगाई गई है और एक पानी अब तक इसको उपलब्ध कराया गया है। तो एक पानी की अवस्था में ये अलसी जो है अपना जो है ये उसका पोटेंशियल है दिख रहा है और मैं इसके पोटेंशियल से पूरी तरह संतुष्ट हूं कि एक पानी की अवस्था में जो है यदि अलसी का पैदावार जो है 15 से 20 क्विंटल के आसपास आ रहा है तो इससे बेहतर कोई फसल नहीं हो सकती हमारे किसानों के लिए यदि पानी की कमी है तो। हाँ, पानी की अधिकता के स्थिति में आप 2 या 3 जो है यदि अलसी का ही चुनाव करना चाहते हैं क्योंकि इसकी लागत कम है, साथ ही साथ यदि इसमें जो है मूल्य संवर्धन के माध्यम से यदि इसका विपणन किया जाए तो काफी अच्छा इसमें रेट भी किसानों को प्राप्त हो सकता है। तो यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो उसमें जो है 22 से 24 क्विंटल आसानी से उपज प्राप्त की जा सकती है 2 से 3 पानी की दशा में। साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि आप उसमें फफूंदनाशक का भी प्रयोग करें। तो फफूंदनाशक फफूंद जनित, क्योंकि नमी की अवस्था में जो है फफूंद जनित बीमारियां भी जो है पौधे को की जो है उत्पादन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, तो उसका भी उपयोग करें। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कहीं पानी का नामो निशान नहीं है और ऐसी अवस्था में जो है यदि अलसी अपना पोटेंशियल दिखा रही है तो निश्चित रूप से ये हमारे किसानों के लिए जो है एक बेहतर फसल आगामी उस पे साबित होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पे धान के बाद जो है अलसी का लगाते हैं और नमी की अवस्था में उनके पास उन किसानों के पास ज्यादा पानी की उपलब्धता नहीं होती, तो वहां एक अलसी एक अच्छा जो है चुनाव हो सकता है। अब आगे की बात करते हैं दो प्रमुख। अब यह है जनन द्रव्य संरक्षण की बात हो रही थी और उसके संवर्धन की बात हो रही थी, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुल 500 तरह के जनन द्रव्य का संरक्षण हमने अपने परियोजना के अंतर्गत किया है। अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान के परियोजना के अंतर्गत किया है। साथ ही साथ इस साल हमें एक नया जो है परियोजना स्वीकृत हुई है भारत सरकार से और जिसके अंतर्गत हमें 2612 जर्मप्लाज्म भी प्राप्त हुए हैं और उन 2612 जर्मप्लाज्म का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं और उनसे हम नई प्रजातियों का विकास आगामी दिनों में करेंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रजातियां जो है आप इनको देख पा रहे हैं कि अभी एक ही पानी इनको उपलब्ध हुआ है, दूसरा पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है बुआई के बाद और इस तरीके से इस पे क्रैक्स हैं। तो इस तरीके से ये पूरी फसल है और इसमें 2612 जर्मप्लाज्म जो है इनको मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ इनमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन, इनके मूल्यांकन चल रहे हैं और इनके मूल्यांकन के बाद में जो ऐसी जनन द्रव्य हमें प्राप्त होंगे जो कि जो है रेनफेड के लिए या सिंचित अवस्था के लिए जो है अच्छा जो है परिणाम दे सकते हैं, तो उनमें जो है नई प्रजातियों के विकास का कार्यक्रम जो है बनाया जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2612 जर्मप्लाज्म को क्षेत्रीय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में संरक्षित करने के साथ साथ ही इनका संवर्धन भी किया जा रहा है और इसको मेंटेन करके हम आगामी भविष्य के लिए भी इसको सुरक्षित रखेंगे, जिससे इनका प्रयोग करके हम नई प्रजातियों का विकास कर सकें। आप देख पा रहे हो कि इरेक्ट प्लांट टाइप और छोटी हाइट का बहुत ही शानदार समन्वय है और ये पूरा जो है इस तरीके से है। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं भारत सरकार का, जिन्होंने हम पे विश्वास किया और हमें ये नई परियोजना स्वीकृत की है हमारे विश्वविद्यालय को, जिसके अंतर्गत इस तरीके से हम जो है ये काम कर पा रहे हैं। इसमें 11 जो है मुख्य और हमारे अलावा जो है 11 मुख्य और जो है विभिन्न
ICR के और साथ ही साथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IARI न्यू दिल्ली, सभी लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और सबके काम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। तो इस तरीके से ये 2200 2612 जर्मप्लाज्म सिंचित अवस्था में और 2612 जर्मप्लाज्म असिंचित अवस्था में लगाए गए हैं। अभी इनका मूल्यांकन चल रहा है और मूल्यांकन के बाद जो है इसके लिए जो है नई स्ट्रेटजी बना के और फिर इनका क्रॉसिंग प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें सिंचाई से बचाने के लिए कि ये हमारा जो बाएं साइड का ब्लॉक है, ये बाएं साइड का ब्लॉक जो है हमारा रेनफेड के अंतर्गत है, जिसमें 10 नवंबर को बुआई के बाद आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। और जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं और उस बिना सिंचाई के ये इस तरीके से अलसी जो है आपको दिखाई दे रही है। तो मेरा ये मानना है कि अलसी एक ऐसी फसल है जो प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता या कमी की दशा में भी किसानों को कुछ ना कुछ देने में सक्षम है, एक निश्चित उपज देने में सक्षम है। खाली जमीन को खाली छोड़ने से या कि उसका उपयोग नहीं करने से मेरे ख्याल से बेहतर है कि हम इन फसलों पे विश्वास करें और इनको अपना के हम अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं। यदि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित है तो अन्य फसलों का भी चुनाव कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है इसका भी चुनाव कर सकते हैं कि जिससे कि हम जो है अलसी का भी चुनाव कर सकते हैं। इसमें 2 पानी की अलसी बहुत अच्छा, जैसे इस अगर जननद्रव्य को देखें तो नंबर ऑफ कैप्सूल, नंबर सिंगल, एक इकलौता पौधा है ये। और इस तरीके से अगर कोई कैप्सूल यदि किसी पौधे पे आते हैं तो निश्चित रूप से इसकी उपज जो है 25 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। और यदि हम 5000 से इसकी गुणा करते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी रबी की किसी भी फसल से अधिक ये शुद्ध आय देने में सक्षम हो जाती है। तो आगामी भविष्य के लिए ये देखिए छोटा सा पौधा है, सिंगल पौधा है, ये जननद्रव्य का नंबर है। तो ये सिंगल छोटा सा पौधा जो है अगर 300-400 कैप्सूल रखता है तो निश्चित रूप से किसान के लिए एक अच्छा अवसर होगा इस फसल को अपनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि किसान प्रजातियों का विकास होता कैसे है और इस संदर्भ में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कुछ एक बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है इसके लिए जो है हमारे DBT के साथ में, और जिसमें हम अपनी जंगली प्रजातियां जो भी उपलब्ध हैं, ये हमारी जंगली प्रजाति है, इससे हम जो है प्रजातियों का विकास नहीं कर सकते हैं। इससे जो है हम इस पे जो है अपना ये जंगली प्रजाति है जिसका लाइनम ग्रैंडिफ्लोरम कहते हैं इसको, जिसका क्रोमोसोम नंबर जो है 16 है, जिसके कारण ये हमारी जो लाइनम यूसिटेसिमम है जो हम परंपरागत रूप से अलसी लगाते हैं, जो हमारी इंडियन लिंसिड है, उससे इसकी क्रॉसिंग नहीं हो सकती। क्रॉस करके बताओ, चलो खोलो उसको जल्दी, बैठो एक जगह। तो इससे हम क्रॉसिंग नहीं कर सकते। तो हम इसका उपयोग जो है अभी इसका उपयोग जो है नई प्रजातियों के विकास में कर रहे हैं कि कुछ तो भी इनके रेसिप्रोकल क्रॉसेस बनाए जाएं। और साथ ही साथ जो है अभी इसी साल हमको जो है एक नई तरह की अलसी और प्राप्त हुई है। आप देख पा रहे हो कि लाइनम बाइनी है, ये स्प्रेडिंग ग्रोथ हैबिट की है, ये फैलती है, ये शुरुआत में फैलती है और फिर इस तरीके से इरेक्ट बिहेवियर जो है शो करती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसा घास को फैलती है, जैसा दूब घास फैलती है, वैसे ही ये फैलती है। ये एक पौधा आपको दिख रहा है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। कुछ पौधों क्योंकि ये फैलाव लेके चलती है और जंगली है, यूरोप में से इसको जो है बुलाया गया है। तो इससे हमारी कोशिश है कि क्योंकि इसमें शाखाएं बहुत ज्यादा हैं, साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ कैप्सूल भी बहुत ज्यादा होते हैं हमारी अलसी की तुलना में, तो इनसे भी हम जो है
क्रॉसिंग प्रोग्राम अपना बना रहे हैं कि आगे चल के हम किसानों को 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की अलसी जो है उपलब्ध करा सकें। यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई जिम्मेदारी के निर्वहन में, साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी के निर्वहन में बड़ी महती भूमिका जो है साबित हो सकेगी। और जैसा किसानों की अपेक्षाएं हैं वैसा हम काम जो है कर पाएंगे। ये हमारी जो पिंक कलर की अलसी है, पिंक कलर की अलसी अब तक हमने भी नहीं देखी है। और अभी जो है राष्ट्रीय जनन द्रव्य संग्रहण केंद्र जो है NBPGR के वैज्ञानिकों ने भ्रमण किया था, उनका भी ये कहना था कि पिंक कलर की अलसी जो है नहीं देखी गई है। अब तक उनके पास जो है 3000 जर्मप्लाज्म का बहुत बड़ा सेट है, तो उस पे भी नहीं है। और इस प्रजाति का विकास जो है क्रॉसिंग के द्वारा जो है हमारे साथियों के द्वारा किया गया है। इसमें भी 2 तरह के हैं। इस फूल को अगर देखें तो ये ब्लू कलर के, इसमें जो है ये ब्लू कलर के जो है पेटल्स के में जो ब्लू कलर का एस्टिवेशन है, इसमें जो ब्लू कलर का है। लेकिन यदि आप इसको देखें तो इसमें बिल्कुल भी ब्लू नहीं है। तो इस तरीके से कई सारे अच्छे क्रॉसिंग प्रोग्राम जो है बनाए गए हैं, जिससे आगामी समय में इतनी अच्छी हो कि किसान भाई अपने ना कुछ करें तो अपने घर की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम उतनी अलसी अवश्य लगाएं, और जिससे कि वो अपने जो है खेत खलिहान में आसपास है, घर के सामने बाग बगीचे में जो है अलसी को लगाएं और उससे देखें। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि करते कैसे हैं क्रॉसिंग। तो हमारे साथ में ये राजकुमार यादव जी हैं जो विगत कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो राजकुमार यादव जी की ड्यूटी होती है सुबह से आके सुबह वीडियो चलाएंगे आपको। अच्छा जी 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 आ गया। तो ये राजकुमार यादव हैं, और राजकुमार यादव जो है आपको हमारे किसान भाइयों को क्रॉसिंग बताएंगे। तो इसका जो फ्लावर है इसमें 5 पेटल होते हैं, 5 पेटल होते हैं, ठीक है। और इसमें एंथर होते हैं और स्टिग्मा होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो एंथर, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके माध्यम से जो है नई कलियों का विकास होता है, तो सबसे पहले हम पेटल्स को हटा देते हैं। और पेटल्स को हटा के इसके लिए चश्मे की जरूरत होती है। जरा आप देख पा रहे हो कि इसने माथे पे एक चश्मा लगा रखा है, ये जिससे कि आसानी से एंथर को देख सके, क्योंकि ये एक बारीक एंथर होते हैं जिसको चिमटी की सहायता से हटाया जाता है कि स्टिग्मा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हम उसको निकाल सकें। तो निकालने के बाद जो है हम उसको निकालते हैं और नई बेड का हम इसमें चयन करते हैं, और फिर जो है नई बेड का चयन करके उसके आसपास की जो पत्तियां हैं, साथ ही साथ जो नई पेटल्स हैं, जो कलियां हैं, वो जो नई जो है पेटल्स हैं उनको निकाल देते हैं। और इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है निकाल के, और फिर फीमेल में दूसरे किसी भी डिजायरेबल प्लांट से जिसके गुण हमको इसमें डालने हो, जिसके गुण हमको जो है इसमें, मान लीजिए कि ये ऐसी प्रजाति है जो है बहुत अच्छा है लेकिन बीमारी के प्रति संवेदनशील है, इसमें जो है उगरा की बीमारी लग जाती है मान लीजिए, तो हम ऐसी प्रजाति का चयन करेंगे। इसके लिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो ऐसी प्रजाति का चयन करेंगे जिसमें जो है उबिल्ट की बीमारी, तो ये जो 3000 जर्मप्लाज्म हमारे पास हैं हम इनसे करेंगे, और इनसे हम जो है इनको इनोकुलम के माध्यम से या प्राकृतिक अवस्था में जो है हम देखेंगे कि यदि इनमें प्रतिरोधक क्षमता है तो इनकी प्रतिरोधक क्षमता का चयन करके, और फिर हम जो है इमेस्कुलेशन के पश्चात इसके नर भाग को हटा देने के बाद मादा भाग में इसके फूलों को यहाँ जो है हम इसकी डस्टिंग करेंगे, या इससे हम इसका जो है संकरण कराएंगे। लो आप इसका संकरण कराओ। ये इस तरीके से हमने फूल लिया है,
दूसरी उसका फूल, और ये आप देखिए कि पंखुड़ियों को निकाल दिया है इन्होंने, और इसके बाद इसका पॉलिनेशन करवाया है। इसके बाद जो है इसके दूसरे पौधे के जो है परागकण को इस पे डाला गया है। इसको जो है इसके पौधे के परागकण को डाला गया है, और इसके बाद जो है और इसको अच्छी तरह से ये जो है डाल रहे हैं। और फिर क्या डाला गया है, इसको हम जो है एक पर्ची में बना के ये इस तरीके से डस्टिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल काम है, पर संभव कुछ भी नहीं है। हमारे लोग, हमारे साथी, हम सब लोग सुबह से 7 बजे से बैठ के, ये क्योंकि अर्ली स्टेज में किया जाता है, अभी हम क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि साथ में किसान भाइयों को भी अवगत कराना था कि इतना आसान नहीं है इन प्रजातियों का विकास करना, और 8 से 10 साल लग जाते हैं एक प्रजाति के विकास में। और इसके बाद हम इसमें एक पर्ची लिख के भाग डाल देते हैं कि कौन सी प्रजाति जो है फीमेल है और हमने क्या डाला है। तो इस तरीके से हम इसमें पर्ची लिख के लटका देते हैं। और ये जैसे ये पद्मिनी, जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं कि इसमें हमने लिखा है कि ये इस तारीख का क्रॉस है, और इसमें जो है पद्मिनी में गुलाबी फूल का जो है हमने इस पे डाला गया है। तो ये इमेस्कुलेशन, पॉलिनेशन की प्रक्रिया या संकरण की प्रक्रिया हमारी पूरी होती है। और इसके बाद जो है फिर इसमें जो कैप्सूल बनेगा, अब इसके बाद जो कैप्सूल बनेगा वो कैप्सूल एक तो आसानी से हम उसको पहचान लेते हैं, और फिर हम जो है उस कैप्सूल को तोड़ के अलग रखेंगे, और फिर उसके मान लीजिए उससे हमें 20 दाने प्राप्त हुए, तो उन 20 दानों को जो है हम एक कतार में लगाएंगे। फिर दूसरे साल हम हर पौधे को उससे, अगर मान लीजिए 20 दानों को की हमने बुवाई की और 20 दानों से हमें जो है 15 दाने प्राप्त हुए, तो अगर 15 पौधे प्राप्त हुए तो 15 पौधों को हम जो है अगले साल F2 में कहलाएंगे, उनकी सेल्फिंग करेंगे कि उसमें परागण ना होने पाए, उसको जो है ये बैग के माध्यम से इस तरीके से हम सफेद रंग का बैग ओढ़ा देते हैं, जिससे जो है उसकी दूसरे पौधों से परागण ना होने पाए। और फिर हम जो है उसको सभी पौधों को अलग अलग जो है उसकी कटाई करते हैं, और अलग अलग कटाई करके फिर अगली साल अलग अलग कतारों में फिर बोते हैं। और इस तरीके से ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और जो हम बनाना चाहते हैं, यह जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम हमेशा उनसे जो है चयन करते जाते हैं, सिलेक्शन करते जाते हैं। और जो ऐसे पौधे हैं, राजकुमार जाओ गाड़ी ले आओ, बच्चों को ले आओ, और तुम कहाँ मिलोगे? उधर, ठीक है। अब अपन प्रोसेसिंग प्लांट चलेंगे, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, ठीक है। वहां गोडाउन तुम इसको रख देना और बच्चों को लेके वहीं पहुंचो। हाँ, फिर गांव जाएंगे बदौना, वहां साइंस डे का कार्यक्रम। तो इस तरीके से जो है जैसा कि मैं आपको बता पा रहा था, तो इस तरीके से हमारा ये अलसी लगभग 12 से 14 एकड़ में हम इसके अनुसंधान पे सतत जो है वर्ष 1987 से हम लोग जो है प्रजातियों के विकास में सतत समर्पित हैं। हमारी संस्था, हमारा विश्वविद्यालय, हम के माननीय कुलपति महोदय एवं संचालक अनुसंधान सेवाओं के सतत निर्देशन मार्गदर्शन में हम लोग जो है ये प्रजातियों के विकास का एक बड़ा कार्यक्रम इस फसल में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलसी का सबसे बड़ा रकबा है, जिसमें देश में उगाई जाने वाली कुल अलसी का जो है 50% से ज्यादा जो एरिया है, जिसको रकबा कहते हैं, 50% से ज्यादा रकबा और 50% से ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश का है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि इस पे जो है सतत अनुसंधान किए जाएं, और हम किसान को बेहतर से बेहतर प्रजातियां सतत रूप से जो है उपलब्ध कराते रहें, जिससे किसानों का लगाव इन प्रजातियों के प्रति, इन अलसी के प्रति जो है बना रहे। साथ ही साथ खासकर उन क्षेत्रों में जैसे बुंदेलखंड है,
हमारा विंध्याचल है, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी, मौरानीपुर, ललितपुर, ये जो बुंदेलखंड का एरिया है और विंध्याचल का एरिया है। साथ ही साथ अभी आदरणीय बालेंद्र सिंह जी साथ में हैं, जिनके कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में हमने उज्जैन के विभिन्न जिलों में भी, साथ ही साथ निर्माण के विभिन्न जिलों में अलसी पहुंचाने का काम किया है विगत वर्षों में। तो स्नेह है जिससे कि क्या है, चना लगातार किसान भाई हमारे बो रहे थे और चना के लगातार बोने से बिल्ट एक बड़ी समस्या के रूप में जो है दिख रही थी। तो बिल्ट की बड़ी समस्या होने से जो है उसमें क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव किया जाना आवश्यक था और इसी उद्देश्य से जो है आदरणीय बालेंद्र सिंह जी के निर्देशन में, उनके सुझाव के अंतर्गत जो है संचालक अनुसंधान सेवाएं के निर्देशन में जो है नई जो हमारी उन्नत प्रजातियां हैं उनको जो है मालवा के अंतर्गत, क्योंकि मालवा में मुख्य फसल जो है डॉलर चना है रबी की, डॉलर चना के साथ सामान्य चना और गेहूं लिया जाता है। और क्योंकि गेहूं में वहां का टेम्परेचर क्लाइमेट फेवरेबल होता है तो बहुत अच्छा उत्पादन भी किसानों को प्राप्त होता है। लेकिन जो है इस नई फसल को इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ इसमें यंत्रीकरण को इंट्रोड्यूस किया। यंत्रीकरण इस फसल में आ जाने के साथ वर्ष 2015 में, वर्ष 2013 में मैंने इस परियोजना को ज्वाइन किया था और जो है नई प्रजातियों की सतत खोज तो चलती रहती है। इस बात की हमेशा कोशिश हुई कि उत्पादन कम, अपेक्षित उत्पादन, साथ ही साथ रकबा क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका। तो किसानों से बातचीत के आधार पे किसानों के पास गए, उनके खेतों पे गए, उनसे बातचीत की। तो बातचीत में ये निकल के आई बात कि इसमें जो है साहब इसकी कटाई, गहाई और सफाई, ये तीनों बहुत मुश्किल काम है और जिसमें हमको समय भी बहुत ज्यादा लगता है, श्रम भी लगता है और श्रमिक भी लगते हैं, पैसा भी बहुत लगता है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना के जो है हमारे एक किसान थे आलमवीर सिंह रंधावा, जो सागर के खुरई ब्लॉक के भापसोन गांव के थे। हमने उनको संपर्क किया और उनसे जो है हमने चर्चा की कि आप हमें सहयोग करें, हम इस अलसी का बड़े पैमाने पे जो है खेती आपके माध्यम से, आपकी लागत पे, लागत भी आपकी, बीज भी आपका, क्योंकि बीज हमने उनको जो है उनके पैसे से दिया, उपलब्ध पैसे प्राप्त करके उनको उपलब्ध कराया। तो उन्हीं के बीज, उन्हीं की खाद, उन्हीं का श्रम, और इस पे हमने जो है उनके खेत पे स्वयं के निर्देशन में 82 एकड़ में अलसी का जो है कंप्लीट यंत्रीकरण, कंप्लीट मैकेनाइजेशन के माध्यम से हमने अलसी का बीज उत्पादन कार्यक्रम कराया। यह बात सर। जी सर। हाँ पूछें पूछें पूछें। अगर दिक्कत ना हो तो सवाल ले सकते हैं सर बीच बीच में? जी बिल्कुल बिल्कुल लें, बिल्कुल लें, यदि लें तो हमें सुविधा हो जाएगी, क्योंकि मैं भी एक खेत से दूसरे खेत जा रहा हूँ। लें, बात पूछें। हिमाचल प्रदेश से सर कैलाश शर्मा सर हैं, आप कंपनी वगैरह और काफी सारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाते हैं। तो इनका प्रश्न है सर कि हिमाचल प्रदेश में और जम्मू हिली कंडीशन में, जहाँ पे रेनफेड एरिया है या कहीं कहीं प्लेन एरिया है, वहाँ पे ये वैरायटी ट्रायल के लिए मिल सकती है क्या? और ये आप उनको पूरा कोऑर्डिनेशन भी देंगे, अपने ग्रुप में भी ये जुड़े हुए हैं, तो फार्मर्स ट्रायल करना चाहते हैं, क्या ये वहाँ संभव है अलसी लगा पाना? अलसी जो है जी इन क्षेत्रों में जो है बहुत बड़ा रकबा तो नहीं है, पर अलसी होती है। और हमारा जो कोऑर्डिनेटेड ट्रायल है, अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान जो परियोजना है, उसका पंजाब में, जम्मू में और आपका जो है इन सभी, दिल्ली में, इन सभी जगह अनुसंधान भी हो रहे हैं और वो जोन 1 कहलाता है। तो जोन 1 के लिए अभी हाल ही में हमारी एक प्रजाति जो है
हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है JL 165। एक्चुअली यह आवश्यक है कि वो एरिया कैसा है और उसमें जो है ठंड के दिन कितने समय तक होते हैं। जो प्रजाति यहाँ 120 दिन में मैच्योर हो जाती है, वो इन क्षेत्रों में 160 दिन लगते हैं। तो उन प्रजातियों का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है उन प्रजातियों का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और जिसके कारण जो है उपज में तो वृद्धि होती है लेकिन समय ज्यादा लगता है। तो ये सभी फसलों के साथ लागू होता है, हमारी अलसी के साथ भी ऐसा ही है। तो ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि JL 66 को हमने पंजाब में इंट्रोड्यूस किया है, तो वहां इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा आया है। 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किसानों ने जो है प्राप्त किया है। तो बिल्कुल ले सकते हैं और हर तरह का सहयोग मैं इस दिशा में अपने संस्था के माध्यम से जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा और जम्मू में आप जहां भी काम करना चाहते हैं वहां की प्रजातियों का यदि चुनाव करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यदि आप हमारी प्रजातियों का चुनाव करना है तो ये हमारे लिए सम्मानजनक बात होगी और हम आपको पूरा उससे संबंधित तकनीकी, साथ ही उसके बीज की व्यवस्था और ये सभी सुविधाएं, जो भी सुविधाएं अपेक्षित होंगी, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जी सर एक और सवाल है, क्या आवारा जानवर और जंगली जानवर से इसको कोई नुकसान पहुंचता है? तो इस एडिशन में सर अपना करना चाहूंगा थोड़ा सा कि पिछले 2 सालों से पहली बार हमने अलसी उगाई थी और हमारा जो पहाड़ का एरिया था जहाँ सुअर का अटैक बहुत ज्यादा होता था, उस पूरे एरिया में एक भी पौधा किसी सुअर ने टच नहीं किया, जबकि उसके आगे की फसलों को थोड़ा नुकसान हुआ। तो मेरी दृष्टि से तो इसको कोई दूसरे जानवरों का प्रभाव सुअर का खास तौर पे नहीं पड़ा है। बाकी सर आप मेनली इनकी और भी कोई दिक्कत हो ऐसी? जी सर। मैं सहमत। डॉक्टर साहब कैलाश शर्मा, हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 2-3 साल से इच्छुक था कि अलसी का थोड़ा बहुत किसानों के पास डायरेक्ट लेके जाया जाए, तो अगले साल मैं अवश्य आपके साथ संपर्क करूंगा। प्लीज मुझे ये जो JL 165 सीड है जरूर थोड़ा थोड़ा उपलब्ध करवाइए। हम किसानों तक इसको डायरेक्टली ही ले जाएंगे क्योंकि सरकारी तंत्र उनके तक इतना नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है और डॉक्टर शुभम से मुझे थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, हम आपका सहयोग लेना चाहेंगे। जी धन्यवाद। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से हम इसी के लिए हैं कि हम सभी किसानों की मदद कर सकें। और अभी नवीन विकसित है, 2020 में ही ये प्रजाति रिलीज हुई है, तो इसका है। साथ ही साथ जो अन्य प्रजातियां हैं वहाँ जोन 1 के हिसाब से तो रुचि है और उन प्रजातियों की भी उपलब्धता को हम सुनिश्चित करेंगे। जी सर धन्यवाद। सत्येंद्र कुमार सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपका पेज है, आप प्लीज अपना सवाल कीजिए। सत्येंद्र जी। नमस्कार सर, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ल सीतापुर से। सर क्या अलसी की खल को बकरियों को खिलाया जा सकता है सर, या पसंद करती हैं खाने में? हेलो, शायद मैं गलती से बाहर आ गया था, तो मैं सादर माफी चाहते हुए फिर ये हमारा गेहूं का, क्योंकि अब प्रजातियों के जनन द्रव्य संरक्षण की बात हुई, जैव विविधता की बात हुई, संरक्षण एवं संवर्धन की बात हुई, नई प्रजातियों के विकास की बात हुई। अब इसके बाद जो है, क्योंकि मैं प्रोसेसिंग प्लांट जो हमारे प्रसंस्करण इकाई है वहां तक पहुंचने की कोशिश में हूं और वो लगभग 1 किलोमीटर का रकबा है। इस बीच में हमारा गेहूं का प्रजनक बीज उत्पादन का कार्यक्रम है। ये आप हमारे विश्वविद्यालय की बहुत जो है हमारे विश्वविद्यालय द्वारा की बहुत ही बेहतरीन प्रजाति है JW 3382 का प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम आप लोग देख पा रहे हैं। तो
ये हमारा गेहूं का जो है। किसी की आवाज आ रही है बहुत? जी म्यूट किया सर, वो उनका सवाल था। आगे हम दोबारा, हाँ जी हो गया सर, आप दोबारा फिर पूछ लगिए। हाँ बताएं बताएं बताएं। सलीम जी आपका सवाल रख लीजिए। हाँ नमस्कार सर, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ल सीतापुर उत्तर प्रदेश से। सर अलसी की खल को बकरियों को खिला सकते हैं या पसंद करती हैं सर? सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बकरियों को खिलाने का, हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। निश्चित रूप से अलसी की खली जो है अपनी जो भी कैटल है जी सर, उसको उसके ब्याने के 15 दिन पूर्व अगर खिलाई जाए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं। दूध की मात्रा भी बढ़ती है, साथ ही साथ जो है उसको जन्म देने में भी जो है तकलीफ नहीं होती है। अलसी जी सर, सरसों की खल बकरियों को सर पसंद नहीं होती, अगर उनको दाने में मिला दिया जाता है तो वो पसंद नहीं करती सर। तो खल बहुत अच्छी मानी जाती है जानवरों के हिसाब से। जी सर, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है, इसमें प्रोटीन है, तो काफी अच्छी जो है मानी जाती है। तो सर आपके इधर कुछ मिल सकती है क्या सर? घर पे हमारा घर कुछ नहीं है, जो है वो खेत है, और उसके लिए आपको अलसी उगानी होगी, और उगाने के बाद उससे जो है उसका तेल निकाल के उसकी खली का जो है निर्माण करना होगा। नहीं सर, अब की बार हमने लगाया तो है चने के अंदर सर, लाइन से लगाया है अब की बार। तो उससे फिर तेल निकालिए और बनवाइए और उसको उपलब्ध कराइए। ठीक है, धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। अभी नहीं है सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो मैं बात कर रहा था कि जो है इस पे बीज उत्पादन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इसका जो सीड रेट है, अलसी का जो बीज दर है वो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर होता है। कतार से बेहतर है कि इसकी जो बुवाई है वो सीड ड्रिल के माध्यम से कतार में करें। साथ ही साथ इसमें पोषण प्रबंधन, और बोने के तुरंत बाद आप चाहें तो सूखे में बुवाई कर सकते हैं, और यदि सूखे में बुवाई नहीं पलेवा दे के बोना चाहते हैं तो पलेवा दे के 4 घंटे का स्प्रिंकलर अवश्य चालू करें। शुरुआत में इसको उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और इसके बाद जो है एक बार ये उग गई फिर आप पानी की उपलब्धता जैसी हो उस हिसाब से दें। बेहतर होता है कि 30 से 35 दिन में पहला पानी और 45 से 50 दिन में दूसरा पानी यदि आप उपलब्ध करा देते हैं तो बहुत अच्छी उपज इससे प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यदि आपके पास पानी की उपलब्धता है और पोषण का प्रबंधन मतलब लागत आप लगा सकते हैं तो तीसरा पानी भी आवश्यक रूप से आप जो है 70 से 75 दिन में उपलब्ध कराएं तो अधिक उत्पादन इससे आप सबको प्राप्त होगा। सल्फर का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। कोशिश करें कि खाद आप जो है ग्रेन्युलर सल्फर जो है सिंगल सुपर फास्फेट आता है 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें। साथ ही साथ जब फलियां आपकी जो है बन जाएं तो आप पोटाश और बोरान का भी प्रयोग कर सकते हैं 100 ग्राम बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से। और 0052 आता है फोलियर स्प्रे के रूप में, तो फोलियर स्प्रे के माध्यम से आप जो है इसको दे सकते हैं। तो ये आपका जो है वो हुआ। कटाई के लिए आप रीपर की सहायता से बहुत ही आसानी से इसको कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हाथ से भी कटाई कर सकते हैं, जैसे आप चने की कटाई कर सकते हैं। हार्वेस्टर के माध्यम से भी आप कटाई कर सकते हैं। हार्वेस्टर के बहुत अच्छे प्रयोग देखे गए हैं। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप हार्वेस्टर का प्रयोग करें तो उसका जो है स्पीड भी कम हो और वॉल्यूम भी कम हो, जिससे हवा जो है बाहर ज्यादा ना निकले और अलसी आपकी उड़े नहीं। तो थोड़ा सा इस दिशा में अगर किसान भाई ध्यान रखते हैं
तो धनिया जैसे काटते हैं, यदि हार्वेस्टर वाले को ये बोला जाए कि हमें धनिया की सेटिंग कर दो, तो वो बड़ी आसानी से धनिया की सेटिंग कर देता है, और धनिया की सेटिंग में अलसी जो है बड़ी आसानी से हार्वेस्टर के माध्यम से कट सकती है। तो इस तरीके से जो मैं आपको बता पाया, तो ये सारी कहानी रही। और हजारीबाग से जगमेन जी का सवाल है सर कि अलसी से क्या खाने में कैसे यूज कर सकते हैं अलसी को, और क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं इससे? देखिए, अलसी को जो है हाफ फ्राई करके, हाफ रोस्टेड करके आप इसको डेली जो है मुखवास के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, ओमेगा एसिड है, ओमेगा 3 पाया जाता है, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे दिन की जो दिन भर की एक्टिविटीज है उसकी पूर्ति के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। DHA, प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है इस पे। तो यही इनकी सबकी पूर्ति के लिए जो है अलसी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो है इसकी पिन्नी, इसके लड्डू, इसकी विभिन्न प्रकार की जो है सलाद भी बनती है। इसको अंकुरण करके आप स्प्राउटेड अलसी को भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो है अलसी को अपने जो है गेहूं की रोटी के साथ में भी इसको ले सकते हैं। तो अलसी इस तरीके से बहुत जो है मुख्य रूप से जो अलसी का प्रयोग हो रहा है अब तक, वो जो है लड्डू बनाने में, पिन्नी बनाने में, और जो है रोटी के साथ मिक्स करके जो है लगभग 40-50 ग्राम अलसी जो है रोटी के साथ मिक्स करके जो है उसको भी खाई जा रही है। तो इस तरीके से आप अलसी का उपयोग जो है अपने भोजन रूप में कर सकते हैं। और कोई आपके प्रश्न हो तो बताएं। गुड मॉर्निंग। बताएं। गुड मॉर्निंग सर। और कोई प्रश्न से? हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये था कि सर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वेरियस स्टेजेस पे क्या होगा? हाँ, आप बोले, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो, कैन यू एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्रॉप एट वेरियस? आप बोले। हेलो। हाँ पूजा बेटा, आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दो एक बार। सर, मेरा नाम पूजा शाह है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट 3rd ईयर की एग्रीकल्चर से। मेरा सवाल ये है कि अलसी क्रॉप का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होगा हर एक स्टेज पे, अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे कि सोइंग के टाइम में, आफ्टर दैट फिर क्या क्या स्टेजेस पे उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होगा? ठीक है, जितना मैं आपकी बात को सुन पाया, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन इसमें से क्योंकि जो है तेल बनता है इसलिए सल्फर की आवश्यकता होती है, तो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं हम बोनी के समय। यदि हम जैविक में ले रहे हैं तो हम घन जीवामृत के माध्यम से भी बोनी करते हैं, और इसकी बोनी सुनिश्चित करें। इसके बाद हम इसमें पानी दे दें, और उगने के जो है 15 दिन बाद जो है इसमें यदि केमिकल के रूप में दे रहे हैं तो 15 से 25 दिन में हम जो है वीडिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। और फिर इसमें पोषण प्रबंधन के लिए जो है 19-19-19 का एक स्प्रे किया जा सकता है। और इसके बाद जो है जब फलियां बन जाएं तो आप जो है इसमें जब फलियां आपकी बन जाएं तो आप इसमें जो है 0052 या कि जो है सागारिका
और आज की तारीख में इफ्को के बहुत सारे उत्पाद हैं जो बहुत प्रभावी दिख रहे हैं, तो आप उनका भी प्रयोग कर 005254 या कि जो है बोरान, इसका आप जो है प्रयोग करें। ठीक है, इससे आपको पोषण के साथ आप चाहें तो सल्फर भी ऐड कर सकते हैं, तो सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोसेसिंग बताऊंगा कि इसमें बीज उत्पादन के बाद प्रोसेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक्टिविटीज है। हम कैसे अलसी की प्रोसेसिंग करते हैं मशीनों के माध्यम से और बड़े पैमाने पे बीज किसानों के लिए जो है उपलब्ध कराते हैं। तो मैं चल के अपने जहां से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन दे रहा था उससे 1.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। अब मैं अपने प्रोसेसिंग प्लांट में, ये हमारे आप प्रोसेसिंग प्लांट देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग प्लांट बने हुए हैं जिनसे हम जो है अपना, जहां पर हम अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे आप अलसी इसमें जाती है से ये इस तरीके से अलसी उस पर डाल दी गई। ठीक है, हम इसकी रेगुलेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़ा गड्ढा है, बड़े गड्ढे पे हम अलसी को डाल देते हैं और फिर टनल के माध्यम से वो जो है ऊपर जाती है और ऊपर के माध्यम से फिर यहाँ आती है। यहाँ पे क्या लाइट चली गई क्या? हाँ, ओके। तो ये टनल के माध्यम से यहाँ आती है और यहाँ जो है 3 साइज की अलग अलग जालियां लगी हुई हैं इस पे। तो इन जालियों से गुजरते हुए जो है इस तरीके से इन जालियों से गुजरते हुए ये फिर नीचे आती है और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाती है। तो और फिर ऊपर आने के बाद इस हॉपर के माध्यम से ये इस, और यहाँ पे जो है ये सेकिंग होता है, जो है सेकर के माध्यम से जो है ये आवाज क्यों, माइक तो ऑन है। तो इस तरीके से जो है यहाँ जो है इसमें अलग अलग इसके जो विभिन्न प्रकार के इनर्ट मैटर हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे बीज हैं, कटे बीज हैं और ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि एक बोरी है, इसमें छोटे बीज और हल्के बीज और कूड़ा करकट ये सभी अलग हो जा रहे हैं। इस पे भी खोल के दिखाओ। और इस पे ये कटे हुए बीज और खराब बीज और कूड़ा कंकड़ इस तरीके से अलग हो रहे हैं। तो ये पूरा जो है कुछ भी खराब होगा वो इस तरीके से अलग हो जाएगा और जो है जो हमारा अच्छा बीज है वो यहाँ आएगा। यहाँ इस के माध्यम से ग्रेविटी सेपरेटर यूनिट है, इसमें ग्रेविटी के माध्यम से, वजन के माध्यम से चीजों को अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ इस तरीके से ये अभी लाइट जो है दुर्भाग्यवश चली गई है, तो नहीं तो ये इस तरीके से ऐसा सेटिंग करता है और इससे जो है बड़े बड़े दाने एक तरफ आ जाते हैं पूरे और छोटे छोटे दाने अलग इस तरीके से इस जो है ब्रैकेट के माध्यम से, यहाँ ये इस तरीके से ब्रैकेट लगाए गए हैं। तो इसके माध्यम से इन अलग अलग बोरियों में यहाँ नीचे बोरी फंसा के रखी गई है ये इस तरीके से। तो इन छोटे दाने सब, छोटे टूटे फूटे दाने सब इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारी ग्रेडिंग है, ये हमारा संसाधन यूनिट है और अच्छे जो हैं इन बोरियों के माध्यम से यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको हम इस तरीके से ये 40 किलो की पैकिंग है और हम इस 40 किलो 50 बना रहे हो 50, तो 40 इसमें तो 50 आ सकती है, तो क्यों ना 50 बनाओ ना। अब तो जो 40 की हो गई 40 की हो गई, बाकी 50 की कर दो। तो इस तरीके से इनको अलग रख देना ना, तो 50 की हो जाएंगी, क्योंकि आ सकता है, क्यों बोरियां खराब कर रहे हैं। क्या था कि लास्ट ईयर 18-19 में हमारे पास कुछ बीज ऐसा था
जिसका विपणन नहीं हो पाया था, क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी देश में, तो वो बच गया था और हम उसको 2 साल से रखे हुए थे। अब हम इसको जो है बाहर बाजार पे अच्छे भाव मिल रहे हैं हमें, तो उसकी हम ग्रेडिंग करके कि जिससे साफ सुथरा जो है हम इसको ग्रेन के रूप में बाहर जो है बेच देंगे। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है दोबारा पैकिंग करके ग्रेन के रूप में हम जो है इसको बाहर बेच देंगे, तो जिससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा और जो बीज का दाम था उतना ही दाम हमको इससे प्राप्त हो पा रहा है। ऊपर है अभी थैले रखे हुए। चलिए, भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य, आप बेटा यहीं रुको, ये हमारे बच्चे भी आए हुए हैं आप सब लोगों को देखने। ये इस तरीके से, तो मैं आपको बताया कि ये हमारा जो है प्रोसेसिंग प्लांट है। इस तरीके से प्रोसेसिंग प्लांट हमको जो है भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है सीड हब परियोजना के अंतर्गत। सीड हब एक्चुअली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित एक परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जो है सभी उन्नत प्रजातियों के बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। तो हमारे पास जो है इसमें सीड हब पल्सेस भी है, जिसमें हम पल्सेस की विभिन्न प्रजातियों के बीज का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जो है इस तरीके से हमें गोडाउन भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस तरीके से ये थ्रेसिंग फ्लोर है। तो ये सीड हब ऑयल सीड में जो है यहाँ इस जो है बीज को हम 10 किलो की पैकिंग में किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और आप देख पा रहे हो कि ये लगा हुआ है और ये इस तरीके से जो है ये पूरा जो है अलसी ही है। क्योंकि इसका विपणन नहीं हो पाया था दुर्भाग्यवश, तो फिर हम इसको खोल रहे हैं और खोल के हम इसको फिर बाजार में जो है इसको बेच देंगे। पर मेरा आज आप लोगों को दिखाने का उद्देश्य ये है कि इस तरीके की पैकिंग को बनाया जाता है जो किसानों के लिए आसान हो और साथ ही साथ मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संघ देख रेख में पूरा बीज उत्पादन से लेके और उसका जो है प्रोक्योरमेंट, उसकी प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के बाद जो है उसके सैंपल ड्रा किए जाते हैं सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के मन से। वो जो सैंपल है हमारे बीज प्रमाणी के अंतर्गत 4 प्रमुख लैब हैं, जिसमें ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। तो इन लैब में उसकी जो है इनकी जो है बीज परीक्षण किए जाते हैं और बीज परीक्षण में पास होने के बाद जो है इनकी पैकिंग और टैगिंग का कार्य जो है सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की मौजूदगी में किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। और जब भी आप कोई भी बीज प्राप्त करें कहीं से भी, तो इस तरीके के जो आवश्यक देखें, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि इसमें इस बीज में इसके इस बोरी के अंदर पैक सारी चीज की जानकारी इसमें है। जैसे कि ये फसल कौन सी है, ये प्रजाति कौन सी है और इसका लाट नंबर क्या है। लाट नंबर से तात्पर्य, जैसे इसमें मार्च लिखा है, मार्च 19, तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्च 19 में इसका उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। 12 जो है मध्य प्रदेश का कोड है। 1653 इस प्रोसेसिंग प्लांट, जो अभी आपने प्रोसेसिंग प्लांट देखा, उसका कोड है। और 1150029 उस किसान का कोड है जिसके यहाँ पे बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। और क्योंकि ये फाउंडेशन फर्स्ट है, ब्रीडर बीज किसान को उपलब्ध कराया गया था, जिसको जो है उसने बोया और उससे जो है ब्रीडर से फाउंडेशन जो है तैयार किया। तो इस तरीके से जो है का बीज है जो तैयार किया गया था। साथ ही साथ ये चने का जो पीली बोरियों में है, ये चने का बीज है। तो ये चने का बीज भी जो है बच गया है। तो इस तरीके से जो है बीज क्या है, जब बड़े पैमाने पे किया जाता है, बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात की और सरकारी स्कीम तो इसलिए ही फेल होता है क्योंकि बीज बनाना तो थोड़ा आसान है, लेकिन उसका विपणन अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से ये शेष बची ही क्वांटिटी अब बाजार जाएगी
बाजार इसका जो है विपणन हो जाएगा और हम नए सिरे से फिर जो है 600 कुंटल की मात्रा जो है किसानों के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसा? नमस्कार सर, मैं सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से तैयार हो। हाँ जी, हेलो, सुखविंदर सिंह फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी जी, सर, हाइब्रिड और देसी वैरायटी में यील्ड का क्या अंतर रहेगा? देखिए, अलसी क्योंकि स्वपरागित फसल है तो इसमें जो है उन्नत प्रजाति होती है, जो हाइब्रिड कोई प्रजाति नहीं बनी है। ठीक है, जो भी हाइब्रिड प्रजाति ये है। हाँ जी, उन्नत प्रजाति में और उसमें क्या उन्नत प्रजाति और क्या देसी प्रजाति, किसमें अंतर आप पूछ रहे हैं? हाँ सुखविंदर सिंह जी बताएं किसमें। देखिए, उन्नत प्रजाति वो है जो हाल के दिनों में जो है भारत सरकार के द्वारा अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना के विभिन्न प्रकार फसलों की अलसी अनुसंधान परियोजना के माध्यम से विकसित की गई है। वो कहलाएगी उन्नत प्रजाति, जिसकी जो है साइंटिफिकली टेस्टिंग होने के उपरांत एक कमेटी के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पे जो है उस प्रजाति को चिन्हित किया जाता है और फिर उसका रिलीज प्रपोजल जो है भारत सरकार को सबमिट किया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज कहलाती हैं। और जो साधा और दूसरा आपने क्या पूछा था? दूसरा श्रीमान जी आपने क्या पूछा था? हेलो सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, दूसरा आपने क्या पूछा था? सुखविंदर सिंह जी, हेलो। हेलो। हाँ जी सर, उन्नत प्रजाति में और सिंपल प्रजाति के यील्ड में क्या अंतर रहेगा? हाँ 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 सर। हाँ सर, उन्नत प्रजाति में और बाजार में जो उसी प्रजातियां हमें दुकानों पर मिल रही हैं, उनकी यील्ड में क्या अंतर रहेगा? मैं सर शायद सर को आवाज नहीं पहुंच पा रही है वहां तक, तो मैं कोशिश करता हूं आपके सवाल का जवाब दे पाने की। ठीक है सुखविंदर जी, एक्चुअली क्या है कि जो भारत सरकार की परियोजना। जी सर, शायद आपका नेटवर्क नहीं है सर, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी, रिपीट करिए प्रश्न को। इनका सवाल है सर, अभी जो उन्नत प्रजातियां हैं आपके पास में और जो इन्हें मार्केट में मिल रही हैं, उसमें उत्पादन में क्या अंतर रहेगा? उन्नत प्रजातियां और जो बाजार में मिल रही हैं इनमें। तो अगर मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं तो जो बाजार की प्रजातियां हैं उनका कोई परीक्षण नहीं होता है और वो सीधे जो है मार्केट में व्यापारियों के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। तो उनकी जो वैधानिकता है, जो वैधानिक रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, उसके टेस्टिंग की, उसके परीक्षण की, उसके तो वो सब प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है। तो मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए बीज उत्पादन टोटल पोषण उस फसल के पोषण अगर हमारा उसका बोने और उसका पोषण का प्रबंधन अच्छा है तो वो प्रजाति अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है, बशर्ते कि वो बहुत पुरानी प्रजाति ना हो। तो नई जो प्रजातियां विकसित हो रही वो इस उद्देश्य के साथ विकसित हो रही कि किसानों उस क्षेत्र के किसानों की मांग क्या है और कितनी अवधि की प्रजाति उस क्षेत्र में बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। जैसे अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें, पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये सब दिल्ली, तो वहां जो प्रजातियां की ये लूं तो 150 से 160 दिन की प्रजातियां जो है वहां पे बेहतर मानी जाती। लेकिन
राजस्थान है। तो यहाँ पर जो है 120 की ऐसी जो है किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। 4 महीने में अलसी की से जो है 18 से 20 क्विंटल किया जा सकता जी। ठीक है, अच्छे, मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हम इसको थोड़ा सा और आपको दिखा सकते हैं। और सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं, टीम बलराम के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने जो है बहुत अच्छे से पेशेंसली जो है आज के कार्यक्रम को अटेंड किया और सब लोगों ने सुना। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ जो है जानकारी आज प्राप्त की होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप उनको निश्चित रूप से जो है साझा करें। लिखित में हमारे बलराम संदेश का मेल आईडी भी है, व्हाट्सएप भी है। तो यदि आप उसमें अपने जो है विचार साझा करते हैं तो हम आपको जो है उसका जवाब जो है तुरंत उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विशेष इस वेबिनार में, जिसमें आपने न सिर्फ खेत से सारी वैरायटीज की डिटेल बताई, बल्कि आपके जो सहयोगी हैं राजकुमार जी, उनका भी आभार, जिन्होंने हमें अलसी में क्रॉसिंग कैसे होती है और क्या तरीके हो सकते हैं ये सिखाया। और आप लगातार पूरे क्षेत्र में चलते हुए प्रसंस्करण से लेके सारी यूनिट का परिचय कराते हुए एक किसान को अभी रिसर्च में क्या मिलने वाला है ये सारी चीजें दिखाई। और एक पानी की फसल जो चने के विकल्प या अन्य कोई फसलों के विकल्प के रूप में आके सामने हो सकती है, ये हमें बताया। तो आज की इस विशेष वेबिनार के लिए बहुत बहुत आभार सर। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी किसानों का भी, जिन्होंने आज इसे बहुत धैर्यपूर्वक सुना और अपने सवाल या अपनी जो भी समस्याएं थी तो इसी के साथ बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद।